जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र वस्तुनिष्ठ जीएस संचय के कंप्यूटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, वो भी व्याख्या के साथ, यानी कि फुल डिटेल के साथ। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है ये 2025 वाला, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों इसका हमने फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया था। आज सेकेंड चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। तो कंप्यूटर की संरचना सेकंड चैप्टर इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 27 से 64। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ ए में क्या दिया हुआ? ए में दिया है पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, ये तीनों जो है आपका हार्डवेयर घटक हैं कंप्यूटर सिस्टम के, और ये तीसरा वाला इसमें जो दिया है ये नहीं है। तीसरा में क्या है? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर दोस्तों क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर घटक है, याद रखिएगा। और डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य होता है किसी विशेष डिवाइस के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? बोला है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा आंसर। एक्सेल। एक्सेल दोस्तों आपका कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है ये। तो एमएस एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट अनुप्रयोग, यानी कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है ये, ठीक है। यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माउस, प्रिंटर तथा मॉनिटर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है। माउस, प्रिंटर और मॉनिटर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर हार्डवेयर है। और एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटकों में से एक नहीं है? इसके बारे में ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है, इंटरनेट। और जबकि दोस्तों इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सिस्टम यूनिट, डिस्प्ले डिवाइस, ये दोस्तों क्या है? कंप्यूटर तंत्र के घटक हैं, सिवाय इंटरनेट को छोड़कर। और इंटरनेट क्या है? जबकि इंटरनेट का प्रयोग सूचनाओं यानी कि इंफॉर्मेशन को ज्ञात करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उनके नाम बताना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। सी में क्या है? मॉनिटर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम। दोस्तों ये जो शब्दावलियां हैं ये कंप्यूटर हार्डवेयर को दर्शा रही हैं, ठीक है। और जबकि जो ऑप्शन ये सारे दिए हुए हैं में कुछ शब्द सॉफ्टवेयर या अन्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में दोस्तों, सी में दिया है ए और बी दोनों, यानी कि चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों होगा। यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चुंबकीय टेप यानी कि मैग्नेटिक टेप एवं चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क दोनों ही आंकड़ों यानी कि डाटा का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण यानी कि स्टोर करने में ये समर्थ होता है। हालांकि चुंबकीय डिस्क में चुंबकीय टेप की तुलना में अधिक डाटा संचित यानी स्टोर किया जा सकता है। हार्ड डिस्क के आविष्कार से पूर्व चुंबकीय टेप यानी कि मैग्नेटिक टेप का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाम और पते जैसी मदों को क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंफॉर्मेशन इसको कहा जाता है, माना जाता है। कंप्यूटर प्रक्रम यानी कि प्रोसेस में नाम और पते जैसे मदों को इंफॉर्मेशन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिफेरल इक्विपमेंट एक उदाहरण, किसका उदाहरण है ये? ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रिंटर का ये उदाहरण है। देखिए, पेरिफेरल उपकरण जो इक्विपमेंट जो होता है वास्तव में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को ही कहा जाता है, ठीक है। साथ ही ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट दोनों का ही कार्य करते हैं वो भी पेरिफेरल डिवाइस हैं, ठीक है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है दोस्तों, और स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम है, जबकि सीपीयू ना ही इनपुट और ना ही आउटपुट डिवाइस है, यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। एएलयू सीपीयू का ही एक प्रधान घटक है, कंपोनेंट है, ठीक है। एएलयू सीपीयू का ही दोस्तों क्या है? कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं? ऑप्शन नंबर डी सही है, जावा। जावा दोस्तों एक प्रोग्रामिंग भाषा है ये, ठीक है। दोस्तों जावा को विकसित जो जिसे मूलतः सन माइक्रोसिस्टम्स के जेम्स गासलिंग ने विकसित किया था। और जो आपको दिख रहा है ये प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर और माउस जो ऑप्शन में है ये क्या है दोस्तों? हार्डवेयर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन हार्डवेयर नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर सी सही है। विंडोज़ एक्सपी जो है दोस्तों हार्डवेयर नहीं है, ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, जबकि कीबोर्ड माउस और रोम क्या है दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर के ये उदाहरण हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है, वास्तविक रूप से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, इसमें आपका दोनों होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के हिस्से को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हार्डवेयर कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं जिन्हें हमें स्पर्श यानी कि टच कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। देखिए, जिसे टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, तथा जिसे हम टच नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में कौन हार्डवेयर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है असेंबलर। असेंबलर दोस्तों ये हार्डवेयर नहीं है, बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज में लिखे कंप्यूटर प्रोग्रामों को मशीन भाषा में परिवर्तित यानी कि कन्वर्ट कर देता है। जबकि ये जो चुंबकीय टेप, प्रिंटर और सीआरटी, ये क्या है दोस्तों, हार्डवेयर उपकरण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये जो माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और स्कैनर हार्डवेयर के उदाहरण है। ठीक है, और जबकि प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यथा विंडोज एक्सपी, लाइनेक्स आदि कंप्यूटर के संचालन ऑपरेशन हेतु प्रयुक्त सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा, कंपाइलर। दोस्तों ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंपाइलर यानी कि संकलक क्या है, एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा यानी कि हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम यानी कि मेन प्रोग्राम होता है उसे स्रोत यानी कि सोर्स कहते हैं, तथा उस प्रोग्राम भाषा को स्रोत कोड यानी कि सोर्स कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा, प्रचालन तंत्र। दोस्तों ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि जो आपका प्रिंटर है, कीबोर्ड है और माउस जो दिख रहा है, ये आपका कंप्यूटर हार्डवेयर यंत्र है ये। अगला क्वेश्चन है, एकल चिप पर सीपीयू को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तृतीय पीढ़ी में वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर के अधिक से अधिक घटकों को एकल चिप में समाहित किया गया था, जिसका परिणाम यहाँ के कंप्यूटर अधिक तेज एवं आकार में छोटे हो गए थे। एकल चिप पर कंप्यूटर को कहा जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। यहाँ पर एकल चिप पर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। जबकि एकल चिप पर सीपीयू को क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। जहां माइक्रो प्रोसेसर में एकल चिप पर सीपीयू होता है, वहीं माइक्रो कंट्रोलर में एकल चिप पर सीपीयू कुछ फिक्स्ड अमाउंट में रैम व रोम एवं पेरिफेरल एम्बेडेड होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को एम्बेडेड सिस्टम का हार्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक तत्व कंप्यूटर चिप्स में प्राथमिक तत्व है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, सिलिकॉन होता है। दोस्तों प्राकृतिक तत्व जो है कंप्यूटर चिप्स में प्राथमिक तत्व है। चिप उद्योग में सिलिकॉन पसंदीदा सामग्री होता है। आमतौर पर विद्युत धाराओं को संचालित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली धातुओं के विपरीत सिलिकॉन एक अर्धचालक है। ठीक है, इसके प्रवाहकीय गुणों को फास्फोरस या बोरॉन जैसी अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। सिलिकॉन वेफर्स एक प्रकार की रेत का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जिसे सिलिका रेत कहा जाता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में इसके बढ़ते उपयोग के चलते इसे डिजिटल सोना भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, सिलिकॉन को। दोस्तों केंद्रीय प्रक्रमण एकक सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सिंगल कोर। ये दोस्तों जो सिंगल कोर होता है ये केंद्रीय प्रकरण एकक यानी सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार है, जबकि क्वाड कोर सबसे नया प्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा सीपीयू का। अगला क्वेश्चन है, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी, यानी कि ए, बी और सी तीनों।
पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड और थर्ड, और पेंटियम सेकेंड, ये उच्च क्षमता हाई कैपेसिटी वाले माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डाटा एक्सेप्ट करता है, अपनी मेमोरी में स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा माइक्रो प्रोसेसर होता है दोस्तों। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ये डिजिटल डाटा एक्सेप्ट करता है, अपनी मेमोरी में संचित निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू का एक छोटा रूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों में से एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके, इसे किस जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है, सिस्टम ऑन अ चिप के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप हो रहा है उसके कारण लगातार जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं उसका साइज जो है छोटा होता जा रहा है। ठीक है, और विशेषताओं में वृद्धि भी होती जा रही है इसकी, और वर्तमान तकनीक का उपयोग कर प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक ही पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर डिज़ाइन एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में सभी घटक समा सकें। इसे सिस्टम ऑन अ चिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह कंप्यूटर पर चलने वाले हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर से प्राप्त सभी निर्देशों कमांड्स का निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन करता है। इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो दोस्तों आपका कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सीपीयू को ही कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर का या ब्रेन या फिर माइक्रो प्रोसेसर है ये। ठीक है, सीपीयू जो होता है जिसमें सभी आवश्यक सर्किटरी और इनपुट को संसाधित करने, डेटा स्टोर करने, गणना करने और आउटपुट यानी कि परिणाम देने हेतु लाखों छोटे ट्रांजिस्टर्स व अन्य उपकरण लगे होते हैं इसमें सीपीयू में। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू। सीपीयू द्वारा नियोजित सबसे आम एड्रेसिंग तकनीक क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सीपीयू द्वारा नियोजित एम्प्लॉयड सबसे आम एड्रेसिंग टेक्निक क्या है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, इंडेक्स्ड आदि होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन व्यक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, माइक्रो कोड से। ठीक है, माइक्रो कोड से दोस्तों जो आपका होता है इंस्ट्रक्शन सेट में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन माइक्रो कोड में व्यक्त होता है। एक निर्देश सेट मशीनी भाषा में एक सीपीयू के लिए कमांड का समूह होता है। यह शब्द सीपीयू के लिए सभी संभावित निर्देशों या कुछ स्थितियों में इसके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए निर्देशों के सबसेट को संदर्भित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पीसीआई बस का यूज़ करते हैं दोस्तों। प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, पीसीआई बस सीपीयू और विस्तार कार्ड जैसे मॉडेम कार्ड, नेटवर्क कार्ड और साउंड कार्ड को जोड़ती है। यह विस्तार कार्ड यानी कि एक्सपेंशन बोर्ड आमतौर पर मदरबोर्ड पर विस्तार स्लॉट में प्लग किए जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है लॉजिक चिप का, ये दूसरा नाम है। एक प्रकार का माइक्रो चिप होती है। ठीक है दोस्तों, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होती है, इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। एकल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट पर सीपीयू के फंक्शन को समाविष्ट करता है ये। सीपीयू का क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर सही है, प्रोसेसिंग डिवाइस है दोस्तों सीपीयू। और सीपीयू को दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है एवं इनपुट डाटा को प्रोसेस कर आउटपुट डाटा प्रदान करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है सीपीयू को। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका प्राइमरी स्टोरेज, ये सीपीयू का भाग नहीं है दोस्तों।
और जबकि रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और एएलयू जो है दोस्तों ये सीपीयू के भाग होते हैं। ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में रैम और रोम शामिल होते हैं, जबकि सीडी, पेन ड्राइव इत्यादि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि ये कंप्यूटर का एक दिमाग होता है कहा जाता है, इस वजह से इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकते विदाउट सीपीयू के। सीपीयू के घटक कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। सीपीयू के मुख्यतः 3 घटकों से, देखिए सीपीयू जो है मुख्यतः 3 घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू और मेमोरी यूनिट यानी कि एमयू से। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर में कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है, मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। कहाँ? मदरबोर्ड पर। और दोस्तों मदरबोर्ड जो होता है एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और कंप्यूटर की नींव है ये। ठीक है, यह सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव व अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर को पावर आवंटित करता है तथा उनके बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। कौन दोस्तों? मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सीपीयू के बारे में गलत है? ठीक है, डी जो कथन है दोस्तों ये सीपीयू के बारे में गलत है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। ये आपका स्टेटमेंट गलत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है ये सीपीयू। और सीपीयू का प्रमुख कार्य कंप्यूटर में इनपुट कराए गए आंकड़ों पर प्रक्रिया करना होता है, या गणना यानी कि कैलकुलेशन करने के साथ साथ इनपुट को आउटपुट में बदलने का कार्य भी करता है दोस्तों सीपीयू। ठीक है, अगला है सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, एमएचजेड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है दोस्तों। सीपीयू एक क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर है एवं प्रत्येक माइक्रो प्रोसेसर में सिस्टम क्लॉक होता है। जिस गति से प्रोसेसर निर्देशों को क्रियान्वित करता है उसे क्लॉक स्पीड कहा जाता है। याद रखिएगा, यह कार्य के गति को प्रायः एमएसजेड में मापता है, इसलिए सीपीयू की कार्य निष्पादन क्षमता, एग्जीक्यूशन कैपेसिटी का मापन प्रायः एमएसजेड या फिर जीएचजेड में किया जाता है। याद रखिएगा, जीएचजेड भी ऑप्शन में अगर होगा एमएचजेड की जगह तो ये भी आंसर हो जाएगा, जीएचजेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर भी करेक्ट होगा। 100 एमएसजेड क्लॉक आवृत्ति में युक्त एक माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक अवधि होगी, कितनी होगी? ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 ns। ठीक है, निम्न में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोग्राम काउंटर। यानी कि सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर पीसी में निहित होता है। किसमें? पीसी में निहित होता है। इसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर तथा इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर यानी कि IAR भी कहते हैं। यह ऐसा डिजिटल काउंटर होता है जिसकी आवश्यकता टास्क को जल्दी एग्जीक्यूट करने तथा वर्तमान एग्जीक्यूशन पॉइंट को ट्रैक करने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्रक्रिया को एक समय अंतराल दिया जाता है जो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, टाइम काउंटम कहलाता है। इसको दोस्तों कहते हैं प्रोसेसर में एक प्रक्रिया को क्रियान्वित होने के उपरांत दूसरी प्रक्रिया के क्रियान्वयन के बीच एक समय अंतराल दिया जाता है। ठीक है, जिसे टाइम काउंटम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मेमोरी एक्सेस टाइम उसको कहा जाता है। मेमोरी एक्सेस टाइम वह टाइम है जो मेमोरी में किसी कैरेक्टर को सीपीयू में या उसे ट्रांसफर होने वाले समय को दर्शाता है। इसे ही सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाले समय कहते हैं। सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुस्तरीय अनुसूची कलन विधि इसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्न कलन विधियों को शामिल किया जाता है, FCFS अनुसूची कलन विधि तथा SJF अनुसूची कलन विधि। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटरों में सीपीयू के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किसको अपग्रेड करना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सीपीयू को अपग्रेड करना होगा दोस्तों।
अगर आप पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं। तो सीपीयू द्वारा कंप्यूटर में गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। सीपीयू मुख्यतः 3 भागों एएलयू, सीयू तथा रजिस्टर में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग जो कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक से मिलकर बनता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पर सीपीयू कहा जाता है इसे दोस्तों। इन सब से मिलकर बनता है, सीपीयू कहलाता है, जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तर्क संचालन जैसे एएनडी और ओआर आदि का कार्य करता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीयू और एएलयू में होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, रजिस्टर होते हैं। ठीक है, देखिए एएलयू, ये सीपीयू के एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में रजिस्टर होते हैं। एएलयू के अंदर महत्वपूर्ण रजिस्टर निम्नलिखित कौन कौन से हैं? मेमोरी पता रजिस्टर यानी कि एमएआर, मेमोरी बफर रजिस्टर यानी कि एमबीआर और निर्देश रजिस्टर यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ईडीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, डेटा। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा आंकड़ों, डेटा को सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। इसका तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, सर्वर और कैलकुलेटर का उपयोग करके डेटा एकत्र करना यह स्वचालित सूचना प्रसंस्करण के लिए एक और शब्द है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। एक सीपीयू कैचे जो होता है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, असत्य है। इसमें क्या दिया है? से प्रोसेसर द्वारा संचालित रीड राइट क्रिया में मुख्य मेमोरी के बाद संपर्क किया जाता है। तो इसका व्याख्या देख लीजिए, सीपीयू कैचे का प्रयोग कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा मुख्य स्मृति मेन मेमोरी के आंकड़ों, डाटा को एक्सेस करने में लगने वाले समय और ऊर्जा को घटाने में किया जाता है। एक सीपीयू कैचे छोटी तथा ज़्यादा तेज स्मृति होती है जो मुख्य स्मृति में बार बार इस्तेमाल होने वाले निरूपित यानी कि डी नोट स्थानों के डेटा की कॉपी सुरक्षित रखती है, जिससे उन्हें त्वरित रूप से सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो ऑप्शन नंबर ई नंबर सही है दोस्तों, प्रोसेसर होगा। ठीक है, प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का वह भाग होता है जो प्रोग्राम के अनुदेशों यानी कि इंस्ट्रक्शन को निष्पादित एग्जीक्यूट करने में सीधे सम्मिलित होता है। यह निर्देशों, कमांड तथा प्रोग्रामों का पालन करके कार्य संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई सही है, ई नंबर। तो प्रोसेसर एक छोटी चिप होती है जो कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में रहती है, जो डेटा को अर्थपूर्ण या उचित इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही होगा, प्रोसेसर होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है दोस्तों जो कि आपका डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है। और दोस्तों प्रोसेसर के माध्यम से किसी डेटा को संसाधित यानी कि प्रोसीड कर अपेक्षित फॉर्मेट में सूचना इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोसेसिंग कहा जाता है। और जिस युक्ति के द्वारा इसे किया जाता है उसे प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है, निम्न में से सबसे उचित विकल्प चुनना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस केवल जोड़ता है किसको? ऑप्शन नंबर बी सही है, सीपीयू एवं रैम को जोड़ता है। ये एड्रेस बस जो होता है एक कंप्यूटर बस आर्किटेक्चर है जिसका उपयोग उपकरणों के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, जिसे भौतिक मेमोरी के हार्डवेयर पते द्वारा पहचाना जाता है, जिसे मेमोरी स्टोरेज तक पहुंचाने के लिए डेटाबेस को सक्षम करने के लिए बाइनरी नंबरों के रूप में संग्रहित किया जाता है। यह बस केवल सीपीयू एवं रैम को जोड़ता है। ये
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? ऑप्शन नंबर डी से कंट्रोल बस उसको कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल बस जो होता है कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न निर्देशों कमांड्स या कंट्रोल सिग्नल्स प्रसार यानी ब्रॉडकास्ट करता है, जबकि डेटा बस जो होता है विभिन्न घटकों के बीच डाटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयुक्त होता है। एड्रेस बस एक यूनी डायरेक्शनल बस होता है। क्या? एड्रेस बस। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस निर्देश को तुरंत निष्पादित नहीं किया जाता है उसे रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, निर्देश बफर रजिस्टर IBR में रखा जाता है। जिस निर्देश को तुरंत निष्पादित नहीं किया जाता है उसे IBR में रखा जाता है, जबकि प्रोग्राम काउंटर में अगले एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रहता है। ठीक है, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया, ऑप्शन नंबर ए सही है, रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। देखिए दोस्तों, CPU में कई तरह के रजिस्टर होते हैं जिसमें किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान आंकड़ों डाटा को संचित स्टोर किया जाता है। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की प्रक्रिया प्रोसेस में पूर्व की अंतर्वस्तु मिट जाती है, यानी कि इरेज हो जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधन व संचालन तथा समन्वयन का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, कंट्रोल इकाई ऐसा कार्य करती है दोस्तों। कंट्रोल यूनिट, जिसे कि आपका CPU का ब्रेन भी माना जाता है, इसके मुख्य कार्य कौन कौन से देख लीजिए। सर्वप्रथम, इनपुट उपकरणों की सहायता से आंकड़ों को नियंत्रक तक लाना, नियंत्रक द्वारा सूचना या आंकड़ों को स्मृति में उचित स्थान प्रदान करवाना, स्मृति में सूचना या आंकड़ों को पुनः नियंत्रण में लाना एवं इन्हें ALU में भेजना, ALU से प्राप्त परिणामों को आउटपुट उपकरणों पर भेजना एवं स्मृति में उचित स्थान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, नियंत्रण कक्ष जो होता है दोस्तों, कंट्रोल रूम जो होता है उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है और कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी व्याख्या हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ चुकी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, CPU और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट जो है नियंत्रित करता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डाटा की मात्रा को CPU मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में से एक ही समय में ट्रांसमिट करता है कौन? ऑप्शन नंबर बी सही है, बस विड्थ जो होता है। कौन? बस विड्थ। अगला क्वेश्चन, अन्य यूनिट्स को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है? ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अन्य यूनिट्स को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स उत्पन्न करती है। एक नियंत्रण इकाई कंप्यूटर के प्रोसेसर के भीतर सर्किटरी है जो संचालन को निर्देशित करती है। कंप्यूटर में नियंत्रण इकाई द्वारा किए गए कार्य CPU पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संबंधित संक्रिया को ALU द्वारा अधिकृत किया जाता है जो अधिकतम कितना मतलब संभव निर्देश प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी से ये 2। ठीक है, याद रखिएगा 2, अधिकतम 2 आउटपुट प्रदान करते हैं दोस्तों। ALU जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। क्या? अर्थमेटिक यहाँ पर भरा जाएगा इस जगह पर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU अर्थात केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट का भाग होता है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल परिचालन ऑपरेशन संपन्न करता है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है इसको। ठीक है, और दोस्तों ALU जो होता है वह CPU का एक भाग है जिसका उपयोग डाटा पर गणितीय व लॉजिकल क्रिया करने में किया जाता है। ALU का पूरा रूप क्या है? वही सेम क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। और ALU जो होता है दोस्तों यह कंप्यूटर प्रणाली में अंक गणितीय व तार्किक गणना करता है, गणनाएं करने के लिए जिम्मेदार है और इसमें निर्णय करने वाली व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसकी व्याख्या तो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले भी कभी क्वेश्चन में। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ALU, ये भी व्याख्या सेम है। ठीक है, सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी।
यानी कि ALU रजिस्टरों का व्यू और नियंत्रण यूनिट। तो सूक्ष्म संधारित्र या फिर इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, एक ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इसमें कंप्यूटर की केंद्रीय प्रोसेसिंग यानी कि CPU की तरह भी काम किया जाता है। तो केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के 3 भाग होते हैं, रजिस्टर, अंकगणितीय एवं इकाई यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU तथा नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। डी में दिया है पहला और तीसरा। देखते हैं पहला तीसरा में क्या है। पहला में दोस्तों गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तीसरा में तुलनाएं करता है। ठीक है, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक सेंट्रल या प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का एक हिस्सा है, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है ALU में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए जो मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी नंबर करेक्ट होगा, ALU कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। ALU दोस्तों डिजिटल सर्किट है जिसके द्वारा अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन क्रियान्वित की जाती है। यह कंप्यूटर की CPU का एक प्रमुख भाग होता है। दोस्तों CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, रजिस्टर होते हैं दोस्तों, और जिनका उपयोग जो है ALU विभिन्न प्रकार के अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को निष्पादित करने में करता है। अगला क्वेश्चन है वह रजिस्टर जिसमें अलग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस होता है, उसे क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोग्राम काउंटर कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम काउंटर यानी कि PC वह रजिस्टर होता है जिसमें अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस होता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में यह 16 बिट का होता है, जबकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR में निष्पादित होने वाला 8 बिट ऑपकोड निर्देश शामिल होता है। एवं एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर या फिर मेमोरी स्थान है जिसका उपयोग अंकगणित और तार्किक संचालन में मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शन को रखने वाले रजिस्टर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सी ऑप्शन नंबर सही है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहा जाता है दोस्तों एग्जीक्यूटिव हो रहे इंस्ट्रक्शन को रखने वाले रजिस्टर को। और दोस्तों प्रोग्राम काउंटर किसको कहा जाता है, अगले निष्पादित होने वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह रजिस्टर जिसमें मेमोरी के स्थान का पता होता है जहां से या जहां तक डेटा स्थानांतरित किया जाना होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उसको कहा जाता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ऐसी मेमोरी के स्थान का पता यानी कि एड्रेस होता है जहां से या जहां तक डेटा स्थानांतरित किया जाना होता है। MAR CPU के भीतर इंटरफेस या केवल एक हिस्सा होता है, दूसरा इंटरफेस का केवल एक हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है। कंप्यूटर में MAR व MDR मिलकर माइक्रो प्रोग्राम और PC स्टोरेज के बीच एक इंटरफेस बनाते हैं। विभिन्न उपकरणों में डेटा ट्रांसफर गति के अंतर को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बफर रजिस्टर का यूज किया जाता है। दोस्तों विभिन्न उपकरणों में डाटा ट्रांसफर की गति में अंतर को दूर करने के लिए बफर रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। यह एक अस्थायी मेमोरी होता है जो आमतौर पर मेमोरी में एक ब्लॉक होता है जिसमें इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस से स्थानांतरित होने की प्रतीक्षा करते समय आइटम रखे जाते हैं। मेमोरी से प्राप्त डाटा या निर्देश में संग्रहित होता है जिसे कूटवाचन यानी कि डिकोड करके परिणाम तक पहुंचाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, MDR। ठीक है, यानी कि आपका मेमोरी से प्राप्त डाटा या निर्देश MDR अर्थात मेमोरी डाटा रजिस्टर में संग्रहित होता है जिसे कूटवाचन डिकोड करके परिणाम तक पहुंचाया जाता है। MDR CPU और मेमोरी के बीच बफर का कार्य करता है। यही MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर प्रोसेसर के एड्रेस बस से जुड़ा होता है जिसका कार्य निर्देशों के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, CPU में प्रयुक्त होने वाला एक उच्च गति वाला उपकरण है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, किसका, ऑप्शन नंबर डी सही है, रजिस्टर का। ठीक है,
रजिस्टर कंप्यूटर में सबसे छोटी व सबसे तेज मेमोरी होती है। सीपीयू में डाटा स्टोर नहीं होता, इसलिए रजिस्टर मेमोरी सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग में आने वाला डाटा एवं निर्देशों के मेमोरी पता को अस्थायी रूप से स्टोर कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, कौन रखता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है आपका, ये एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एक सीपीयू रजिस्टर होता है जिसका काम एग्जीक्यूट होने वाले निर्देश के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देश को रखता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी कि IR। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देश को रखता है। यह प्रक्रिया के दौरान किसी दिए गए समय में केवल एक ही निर्देश को निष्पादित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो डेटा के प्रोसेस, स्टोर्ड या आउटपुट होने की प्रतीक्षा करते हुए डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड रखता है। होल्ड करता है कौन? ऑप्शन नंबर डी सही है, मेमोरी। ठीक है, यानी कि मेमोरी जो होती है कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो डेटा के प्रोसेस्ड, स्टोर या फिर आउटपुट की प्रतीक्षा करते हुए आंकड़ों यानी कि डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। मेमोरी पद में निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टोरेज के लिए। ठीक है, मेमोरी पद कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए प्रयोग होता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर होता है जिस पर उपयोगकर्ता व उससे संबंधित कुछ डेटा स्टोर रहती है। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट कार्ड में सूचना इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए क्या लगा होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, माइक्रोचिप लगा होता है दोस्तों स्मार्ट कार्ड में। स्मार्ट कार्ड में इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए माइक्रोचिप लगी होती है जिस पर उपयोगकर्ता व उससे संबंधित कुछ डेटा स्टोर रहती है। अगला क्वेश्चन, डेटा के प्रवाह के अंतर की भरपाई के लिए उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, बफर कहा जाता है इसे। ठीक है, बफर। और दोस्तों बफर जो होता है यह दो उपकरणों के बीच डेटा को सुचारू हस्तांतरण की अनुमति देता है जिसकी प्रसंस्करण गति यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड या कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, पता, एड्रेस जिससे को बोलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में आंकड़ों या डाटा की स्थिति को स्पेसिफाई करने का साधन पता मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन निर्देश सूचना इंफॉर्मेशन और परिणाम को एकत्रित यानी कि स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही, मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्कैनर। स्कैनर जो है दोस्तों आपका ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, जबकि हार्ड डिस्क, DVD, CD, फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज युक्त यानी कि स्टोरेज डिवाइस हैं ये तीनों। ठीक है, जबकि स्कैनर क्या है आपका? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर क्या है आपका? इनपुट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, डाटा क्या रहता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बिट्स, यानी कि बिट्स रहता है दोस्तों, यानी कि द्रव्यांक। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा बिट्स के रूप में स्टोर्ड रहता है जिसे उच्च सिग्नल व निम्न सिग्नल से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या डाटा आइटम चयन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी सही है, फेचिंग कहते हैं इसको, फेचिंग। निम्न में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मेमोरी। मेमोरी जो है शामिल नहीं है दोस्तों। बाकी जो है फेच, डिकोड, इनडायरेक्ट रीड द इफेक्टिव एड्रेस का भाग है तथा एग्जीक्यूटिव को कंप्यूटर निर्देश चक्र यानी कि इंस्ट्रक्शन साइकिल के पालन में शामिल किया जाता है, जबकि मेमोरी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, मेमोरी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डिवाइस से इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है दोस्तों, स्टोरेज डिवाइसेज उसको कहा जाता है। सूचनाओं को संचित करने हेतु डिवाइसेज जो है आपका स्टोरेज डिवाइसेज कहलाती हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। हार्ड डिस्क एक विशिष्ट स्टोरेज डिवाइस होता है। MMU का विस्तार क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसको कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये कंप्यूटर का एक हार्डवेयर उपकरण होता है, हार्डवेयर डिवाइस है जो वर्चुअल मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नंबर सही, कैच। कैच जो है आपका मेमोरी का प्रकार नहीं है, जबकि दोस्तों कैश, रैम और आपका इग्रोम जो है आपका ये मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है, जबकि कैच मेमोरी का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां डेटा तथा निर्देश भरा होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी से मेमोरी यूनिट कहा जाता है उसको।
और दोस्तों मेमोरी यूनिट जो होता है ये आमतौर पर एक चिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 है, ये 2 भागों में बांटा गया है मेमोरी को। कौन कौन सा भाग है? 2 भाग, आंतरिक मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी में विभाजित किया गया है। जब भी हम किसी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर मुख्य मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, बाह्य मेमोरी का उपयोग भविष्य में उपयोग के लिए डाटा, निर्देशों और परिणामों को मुख्यतः अस्थायी रूप में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में दिया है पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि सेमीकंडक्टर, दूसरा में आपका मैग्नेटिक और चौथा में आपका ऑप्टिकल, ठीक है। ये कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं दोस्तों। और इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों कंप्यूटर में मेमोरी 2 प्रकार की होती है। प्रथम सेमीकंडक्टर या प्राथमिक स्मृति, और दूसरा जो है द्वितीयक स्मृति या फिर सहायक स्मृति कहते हैं, जो कि मैग्नेटिक या ऑप्टिकल हो सकती है। द्वितीयक स्मृति जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण कौन कौन सा है? हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क आदि होता है। मैं एक मेमोरी यंत्र हूँ, मुझे ट्रांजिस्टर एवं कैपेसिटर द्वारा बनाया गया है। मैं तीव्रता से डाटा को ग्रहण कर सकता हूँ। मैं कौन हूँ? ऑप्शन नंबर सी सही है, गतिक रैम, ठीक है। तो यानी कि रैम जो होता है दोस्तों, रैम का स्वभाव जो है, गतिक रैम जो होता है यानी कि डायनेमिक रैम का स्वभाव जो है परिवर्तनीय होता है। चूंकि इनको बनाने में कैपेसिटर जैसे छोटे व डायनेमिक के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग होता है, जिसका मान समय के साथ परिवर्तनशील होता है, इसलिए इसे गतिक मेमोरी यंत्र कहा जाता है दोस्तों। यह डेटा को तीव्रता से ग्रहण कर लेता है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी को बनाने के लिए किया जाता है। निम्न में कौन सा रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। SRAM जो है आपका रोम का प्रकार नहीं है। रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम रोम होता है, जिससे मुख्य प्रकार निम्न है। कौन कौन सा? MROM यानी कि मिक्स्ड रीड ओनली मेमोरी, PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और जबकि SRAM और DRAM रैम के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है दोस्तों, केवल दूसरा कथन इसमें सही है। दूसरा में क्या दिया है? समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती है। तो देखा जाए तो समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती होती है। DRAM एक प्रकार की मेमोरी होती है, इसका पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। DRAM को आमतौर पर डेटा या प्रोग्राम कोड के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेल टाइम की तुलना में कम होता है, ठीक है। अतः केवल कथन सेकेंड ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन जो है आपका सही? ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है, पहला कथन इसमें सही है। SRAM और DRAM दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही रैम के 2 प्रकार है, ठीक है। कौन कौन? SRAM और DRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रैम दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, उपयुक्त सभी विशेषताएं मौजूद होती है, यानी कि एक रैम जो होता है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एक वोलेटाइल मेमोरी भी होती है, या तो स्टैटिक या फिर डायनेमिक मेमोरी, यानी कि तीनों ये सही। ऑप्शन नंबर डी सही, उपयुक्त सभी सही है। निम्न में कौन सी मेमोरी वोलेटाइल यानी कि अस्थायी है? ऑप्शन नंबर बी सही है, रैम, ठीक है। इसकी व्याख्या देखिए, कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को सुरक्षित रखने के लिए विद्युत सप्लाई का लगातार रहना आवश्यक है, अर्थात जिस मेमोरी में पावर ऑफ होने पर डाटा नष्ट हो जाते हैं, अस्थायी या वाष्पशील मेमोरी यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। रैम या कैश मेमोरी इसके उदाहरण है, जबकि रोम, हार्ड डिस्क एवं फ्लैश मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही है, डायनेमिक रैम को, ठीक है। कंप्यूटर स्मृति यानी कि मेमोरी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम रैम होता है, रैम मेमोरी होता है, तथा दूसरा जो होता है रोम मेमोरी होता है, ठीक है। रैम स्मृति को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम है डायनेमिक रैम और दूसरा क्या है आपका? स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को अपने डाटा को बनाए रखने के लिए प्रति सेकंड कई मदों
को नवीनीकृत करना चाहिए, जबकि स्टैटिक रैम जो होता है उसको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। रैम स्मृति परिवर्तनशील वेरिएबल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गतिकीय रैम यानी कि डायनेमिक रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो दोस्तों देखिए, डायनेमिक रैम जो होता है एक अस्थायी प्राथमिक स्मृति यानी कि आंतरिक मेमोरी का प्रकार है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फुल फॉर्म इसका रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दोस्तों रैम जो होती है ये आपका कंप्यूटर के एक आपका अस्थाई स्मृति, वॉलेटाइल या फिर टेम्पोररी मेमोरी होती है। रैम में दो प्रचलित रूप है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम होते हैं। ठीक है, वह मेमोरी जिसके किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के बाद एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होती है दोस्तों ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है, एक प्रकार की वाष्पशील स्मृति यानी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? क्योंकि यह डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, इसलिए यह वॉलेटाइल मेमोरी है। कौन? रैम। अगर पावर सप्लाई बाधित होती है तो इससे क्या होता है? डाटा स्टोर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से, ये गीगाबाइट। ठीक है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो रैम का दूसरा सबसे बड़ा मापक गीगाबाइट है। पहले बाइट होता है, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। रैम किस प्रकार की मेमोरी? ऑप्शन नंबर ए सही है, वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों, और इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम को कम स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, ऑप्शन नंबर ए सही है, अस्थिर है। ठीक है, क्योंकि यह वोलेटाइल मेमोरी होती है। अस्थिर स्मृति वह स्मृति होती है जो कंप्यूटर के संचालन यानी कि ऑपरेशन में डाटा को संग्रहित स्टोर करती है, और जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है वो डाटा गायब हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है, रैम। रैम है आपका प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर में। ठीक है, देखिए प्राइमरी मेमोरी जो है आपका दो प्रकार की होती है, जिसमें रैम और रोम मेमोरी शामिल होती है। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी है जो आमतौर पर उस प्रकार के डेटा अथवा प्रोग्राम को करती है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा होता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव तथा ब्लू रे डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मेमोरी को लगातार फ्रेश मतलब ताज़ा करना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गतिमान रैम को। गतिमान रैम को आपका लगातार जो है फ्रेश करना पड़ता है, ताज़ा करना पड़ता है। यानी कि डायनेमिक रैम को लगातार जो है रिफ्रेश करना पड़ता है। आपका डीआरएम के संचालन ऑपरेशन के दौरान मेमोरी रिफ्रेश एक बैकग्राउंड मेंटेनेंस प्रोसेस के रूप में आवश्यक होती है, जिससे सूचना इंफॉर्मेशन संरक्षित रहती है। रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त फ्री हार्ड डिस्क स्पेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है, आपका वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। रैम की कैपेसिटी मतलब इंक्रीज करने के लिए जो फ्री हार्ड डिस्क स्पेस को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राइमरी मेमोरी उसे जो है स्टोर करती है वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम को। ठीक है, और आंकड़ों मतलब डाटा प्राथमिक स्मृति प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। प्राथमिक स्मृति जो है आपका मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रैम होती है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक अस्थाई मेमोरी होती है दोस्तों। ठीक है, और रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, एक अस्थाई। देखिए रोम अस्थाई होती है और रैम होती है अस्थाई होती है। ठीक है, याद रखिएगा। कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इंस्ट्रक्शन जिस चिप में होते हैं वह कौन सा चिप होता है? रोम होता है, रोम में होते हैं दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए इंस्ट्रक्शन जिस चिप में स्टोर होता है उसे रोम कहा जाता है। रोम की खास बात यह है कि इसमें एकत्रित आंकड़ों को में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। BIOS नामक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रारंभ करने में सहायक होता है रोम में स्थित होता है, जबकि OS में बूट प्रक्रिया कंप्यूटर के ऑन करने से शुरू होने तक रैम में लोड होती है, जिसे बूट स्ट्रैप्स प्रक्रिया कहते हैं। रैम को मदरबोर्ड पर फिक्स किया जाता है। एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, रोम होती है दोस्तों, रोम।
यानी कि रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिसकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है रोम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए में क्या है, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नंबर सही, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, फर्मवेयर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, रोम को सॉफ्टवेयर ना कहकर फर्मवेयर कहने का मुख्य कारण यह है कि कंप्यूटर को चालू करते समय या कंप्यूटर के विभिन्न घटकों यानी कि कंपोनेंट की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि इसके सभी अंग ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं। विषम का चयन करना है इसमें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ विषम है, रोम जो है आपका विषम है। ठीक है, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी प्राथमिक स्मृति प्राइमरी मेमोरी है, जबकि जो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क और डीवीडी जो है आपका और हार्ड डिस्क जो है ये क्या है आपका सेकेंडरी मेमोरी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसका प्रयोग आपका ऐसे सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो अघतन नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ होगा रोम। ठीक है, रोम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी का प्रयोग ऐसे सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसको अपडेट नहीं करना पड़ता है। चूंकि रोम एक प्रकार की गैर परिवर्तनशील स्मृति होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है रोम, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जो कंप्यूटर के बंद हो यानी कि पावर ऑफ हो जाने पर भी आंकड़ों को सुरक्षित रखती है। इसे कंप्यूटर के निर्माण के समय ही कंप्यूटर में स्थापित कर दिया जाता है। वहीं रैम जो होता है आपका, रैम के अस्थायी वॉलेटाइल होने का कारण यह अस्थायी होती है। ठीक है, इसलिए इसे सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसको अपडेट नहीं करना पड़ता है। ई प्रोम का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन ई प्रोम के बारे में सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सत्य नहीं है ई प्रोम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि ई प्रोम का पूरा नाम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह एक प्रकार की स्मृति चिप है जो बिजली की आपूर्ति इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होने पर अपने आंकड़ों डाटा को स्टोर रखती है, क्योंकि यह एक अस्थाई मेमोरी होती है दोस्तों। ठीक है, ई प्रोम याद रखिएगा। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थाई मेमोरी है, अस्थाई। ठीक है, अतः विकल्प ई प्रोम के बारे में सत्य नहीं है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, सभी प्रकार, यानी कि आंतरिक मेमोरी है, प्राइमरी भी है और गैर परिवर्तनशील मेमोरी भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में ये अस्थाई मेमोरी कौन सी, ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि प्रोम हो गया, ई प्रोम हो गया, ई प्रोम हो गया। ठीक है, ये क्या है, अस्थाई मेमोरी है ये तीनों। ठीक है, यानी कि सभी। ई प्रोम में से आंकड़ा डाटा को किसके द्वारा मिटाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा, यानी कि अल्ट्रावायलेट ये रेस के द्वारा मिटाया जाता है ये आपका ई प्रोम के आंकड़ों को, डाटा को। निम्न में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और रिप्रोग्राम किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, डबल ई प्रोम को। ठीक है, और दोस्तों ई प्रोम को सामान्य से अधिक विद्युत वोल्टेज लगाकर बार बार मिटाया व पुनः लिखा जा सकता है। ठीक है, किसे, डबल ई प्रोम को। रोम मेमोरी क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही, केवल पढ़ने के लिए, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, केवल पढ़ा जा सकता है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, रोम। ठीक है, व्याख्या तो हम पूर्व के क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, सेम है व्याख्या। कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या, ऑप्शन नंबर सी सही है, मेमोरी प्रोसेसर गति के अंतर को कम करना, इसका उद्देश्य है कैश मेमोरी का। ठीक है, कैश जो है, कैश मेमोरी प्रोसेसर और रैम के बीच पुल का कार्य करता है। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की स्मृति होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बढ़ा देती है। कैश मेमोरी सीपीयू को तेज गति से आंकड़ों को उपलब्ध करा देती है एवं सीपीयू से प्रोसेस आंकड़ों को तेज गति से प्राप्त कर लेती है, जिससे पूरे कंप्यूटर का अतिरिक्त समय क्या होता है, बच जाता है, सेव हो जाता है समय। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, ऑप्शन नंबर ए सही है, कैश मेमोरी का समय जो है आपका सबसे कम एक्सेस समय है। ठीक है, ये कैश मेमोरी दोस्तों क्या होती है, ये आपका सीपीयू इकाई का एक मुख्य स्मृति मेन मेमोरी के बीच का एक भाग होता है कैश मेमोरी। ठीक है, सीपीयू को तेज गति से डाटा को उपलब्ध कराता है कौन, ऑप्शन नंबर ए सही है, कैश मेमोरी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी का उपयोग कभी कभी सीपीयू को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डाटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कैश। ठीक है, कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है ये। और दोस्तों कैश मेमोरी को सीपीयू मेमोरी या फिर तत्क्षणिक यानी कि इंस्टेंटेनियस मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है कथन गलत है। सी में क्या है, कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी उपयोग के लिए स्टोर करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैश मेमोरी जो है डाटा को अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी उपयोग के लिए स्टोर करता है, क्योंकि पावर सप्लाई बंद होने के बाद कैश मेमोरी में कोई डाटा नहीं रहता है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है, कैश। ठीक है, सबसे छोटा संग्रह। निम्न में से कौन सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है, जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी जो है आपका एक अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी है दोस्तों ये, जिसको सीपीयू एवं मेन मेमोरी के मध्य बफर के रूप में कार्य करने हेतु लगाया जाता है। इसका प्रयोग प्रोसेसिंग के दौरान बार बार उपयोग में आने वाले डेटा व निर्देशों को अस्थायी तौर पर लोड करने हेतु इसका यूज किया जाता है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतिक होती है। कौन से रूप में? ऑप्शन नंबर बी सही है, दोनों इंटरनल स्टोरेज एवं प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में प्राइमरी स्मृति यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसे इंटरनल स्टोरेज स्मृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हार्ड स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करता है, जिसे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर सही है, कैश मेमोरी होती है। ठीक है, देखिए मेमोरी और सीपीयू के बीच जो है आपका मध्य कैश मेमोरी अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करता है, जिसे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिस्क बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइलों को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, डीवीडी रोम। ठीक है, डीवीडी रोम। देखिए दोस्तों, एक सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क की साइज लगभग 700 MB होती है, जबकि डीवीडी डिजिटल वोलेटाइल डिस्क की साइज लगभग 4.7 GB होती है। अतः डीवीडी की स्टोरेज क्षमता अधिक होने के कारण यह बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइलों को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशेष रूप से अनुक्रमिक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप ऐसी मेमोरी जिसमें वांछित स्टोरेज स्थान तक पहुंचने से पहले किसी अन्य स्थान के माध्यम से अनुक्रमण किया जाता है, यानी कि प्रीसीडेड बाय सीक्वेंसिंग थ्रू अनदर लोकेशन क्रमानुसार एक्सेस मेमोरी कहलाती है। मैग्नेटिक टेप विशेष रूप से अनुक्रमिक एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, जबकि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और डीवीडी डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिस्क लगातार बैकअप लेने हेतु सबसे अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, CDRW। ऑप्टिकल डिस्क यानी कि CD, DVD, BD घरेलू यूजर्स हेतु लोकप्रिय स्टोरेज डिवाइस है। ये आमतौर पर सिस्टम बैकअप और पुनर्स्थापित करने हेतु सस्ती और पोर्टेबल होती है, किंतु CDRW ऐसा माध्यम होता है जहां डाटा को पढ़ा व लिखा जा सकता है, अतः यह डिस्क डाटा बैकअप हेतु सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही है। ए में क्या है, पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर कथन सही है। पहला में क्या दिया देख लेते हैं, CD रोम एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है। दूसरे कथन में क्या है, CDR और CDRW दोनों ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, तो दोनों आपका कथन यहाँ पर सही है। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पेन ड्राइव के भी नाम से जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से पेन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव में आंकड़ों डाटा को स्टोर और उसे पढ़ने है तो फ्लैश स्मृति और एकीकृत USB यूनिवर्सल सीरियल बस
इंटरफेस का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम निम्न में से किसका उदाहरण है, किस एक का उदाहरण? ऑप्शन नंबर ई नंबर सही है। इसमें ई में क्या दिया, इनमें से किसी का उदाहरण नहीं है सीडी रोम। यानी कि सीडी रोम जो है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है या एक सहायक मेमोरी का प्रकार है। इस प्रकार की डिस्क पहले से ही मुद्रित होती है तथा उसमें संग्रहित आंकड़ों यानी कि स्टोर्ड डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही इस प्रकार की डिस्क में कोई नया डाटा स्टोर भी नहीं किया जा सकता है, ना ही इसको डिलीट किया जा सकता है, ना ही कोई नया डाटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है जिसे किसमें पोर्ट किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यूएसबी में पोर्ट किया जाता है पेन ड्राइव को। ठीक है, और दोस्तों पेन ड्राइव को फ्लैश के नाम से भी जाना जाता है। इसे कंप्यूटर सिस्टम में यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट में से जोड़ा जाता है। या डबल ई प्रोम का उदाहरण है। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक प्रकार की एक ऑप्टिकल डिस्क होती है आपका सीडी रोम दोस्तों ये। ठीक है, और इस प्रकार की डिस्क पहले से ही मुद्रित यानी कि प्रिंट होती है और उसमें संग्रहित जो स्टोर डाटा रहता है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। साथ ही इस प्रकार की डिस्क में कोई नया डाटा भी नहीं संग्रहित किया जा स्टोर किया जा सकता है। CDRW पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, सूचना को रीड राइट और रीराइट कर सकते हैं। और दोस्तों CDRW का फुल फॉर्म ही होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी कि पुनः लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यह रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसका उपयोग करते हुए डिजिटल चित्रों का आकार बदला जा सकता है, उन्हें टैग किया जा सकता है, इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प एल्बम में सजाया जा सकता है, बाहरी उपयोग के लिए तस्वीरों को भेजा जा सकता है, ईमेल या फिर प्रिंट? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, ईमेल ऑर्गेनाइजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। सॉरी, ये इमेज ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, ऑर्गेनाइजर, इमेज ऑर्गेनाइजर। ठीक है, इमेज ऑर्गेनाइजर जो दोस्तों होता है या फिर इमेज प्रबंधन अनुप्रयोग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डिजिटल इमोजी के ऑर्गेनाइजर पर केंद्रित होता है, डिजिटल इमेजों के ऑर्गेनाइजर पर केंद्रित होता है। ठीक है, कंप्यूटर का रोम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का रोम जो होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, इसे कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहते हैं। रोम कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला एक स्टोरेज माध्यम है या कंप्यूटर हार्डवेयर का एक एग्जाम्पल होता है। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह स्टोर की जानी चाहिए, कहाँ स्टोर की जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही है, रैम में स्टोर की जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों रैम में स्टोर की गई सूचना आपका यूज़र की आवश्यकता पर तुरंत जो है तत्काल उपलब्ध हो सकती है। अतः यदि यूज़र को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो वह रैम में स्टोर की जानी चाहिए। सीपीयू सेकेंडरी स्टोरेज सीडी या टेप इस संदर्भ में उचित विकल्प नहीं है। ठीक है, सीपीयू के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मुख्य है। ठीक है, मुख्य कहा जाता है दोस्तों, मुख्य मेमोरी कहा जाता है, मेन मेमोरी यानी कि। ठीक है, या फिर इसे प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी स्मृति को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के साथ रिप्रोग्राम किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, डबल ई प्रोम को। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इससे पहले से लिखे गए प्रोग्राम को हटाने के लिए विद्युत सिग्नल का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात डेटा प्रोग्राम को पुनः लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी द्वितीयक स्मृति डिवाइस है? ऑप्शन नंबर डी सही है, मैग्नेटिक डिस्क को बोलते हैं द्वितीयक स्मृति डिवाइस कहा जाता है। और जबकि दोस्तों माउस जो है आपका, माउस एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। एएलयू जो होता है, एलयू सीपीयू का भाग है और सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। माध्यमिक मेमोरी कार्यक्रमों और डाटा के लिए दीर्घकालिक स्टोर है, जबकि मुख्य मेमोरी वर्तमान में उपयोग में आने वाले प्रोग्राम और डाटा रखती है। यह किस तरह का संगठन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, भौतिक संगठन है ये दोस्तों। तो देखा जाए तो सेकेंडरी मेमोरी कार्यक्रमों और डाटा के लिए लॉन्ग टर्म स्टोर है, जबकि मुख्य मेमोरी वर्तमान में उपयोग में आने वाले प्रोग्राम और डाटा को रखती है। यह भौतिक संगठन यानी कि फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, और दोस्तों यूएसबी पोर्ट में विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों, हार्डवेयर डिवाइस को जोड़ा जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। यूएसबी पोर्ट में डिवाइस को सीधे ही प्लग और प्ले तरीके से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यह एक उद्योग मानक है जिसका उपयोग कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, वेब
वेबकैम बाहरी ड्राइव आदि से जोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत है, यह एक अस्थिर मेमोरी है। दोस्तों यह एक अस्थिर नहीं बल्कि अस्थाई मेमोरी है, ठीक है, याद रखिएगा। सहायक यानी कि ऑक्सिलियरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों सहायक स्मृति को अस्थायी स्मृति भी कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है मुख्यतः बैकअप डाटा को स्टोर करने हेतु किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि इसके उदाहरण एग्जाम्पल है, ठीक है। जो मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है उसे। और दोस्तों यदि सीपीयू को आवश्यकता होती है तो प्रोग्राम और डेटा द्वितीयक से प्राथमिक स्मृति का ट्रांसफर होता है। इसके पश्चात सीपीयू उसे प्राथमिक स्मृति यानी कि प्राइमरी मेमोरी में रीड करता है या ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डाटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है? निम्न में से कौन सा डाटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, द्वितीयक मेमोरी जो होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो है आपका डाटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करती है तथा वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि लॉन्ग ड्यूरेशन का संग्रहण स्टोरेज प्रदान करती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में फाइल को सुरक्षित यानी कि सेव करने के बाद कंप्यूटर बंद होने पर डाटा यथावत सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी मात्रा में अस्थायी डेटा को एकत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राहा मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी का यूज किया जाता है बड़ी मात्रा में डेटा को एकत्रित करने के लिए। मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्राहा मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी है ये, और ये द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ जो कथन है ये गलत है। क्या दिया है डी में देख लेते हैं। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं जिन्हें रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। तो देखा जाए तो मैग्नेटिक टेप के क्षैतिज पंक्तियों को चैनल या फिर ट्रैक या फिर ऊर्ध्वाधर स्तंभ को फ्रेम कहा जाता है। दिए गए कथनों में से कथन डी गलत है क्योंकि मैग्नेटिक टेप जो होता है ये ड्राइवर डेटा भंडारण के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों, यानी कि ब्राहा मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों है, यानी कि एक्सटर्नल और सेकेंडरी दोनों मेमोरी है। कौन? फ्लॉपी डिस्क जो होता है। और दोस्तों फ्लॉपी डिस्क जो होता है एक लचीली प्लास्टिक शीट के ऊपर चुंबकीय ऑक्साइड की परत चढ़ाकर तैयार की जाने वाली मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार होता है। डेटा बैकअप के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जबकि प्राइमरी मेमोरी और आंतरिक मेमोरी का उपयोग जो है मुख्यतः डाटा प्रोसेसिंग में होता है। दोस्तों याद रखिएगा। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर किस दृष्टि से भिन्न होती है? किस दृष्टि से भिन्न होती है? ऑप्शन नंबर डी ने आप सही है, जिस तरीके से उसमें डाटा स्टोर होता है उसके हिसाब से ये डिफरेंट होती है, ठीक है। रैम में संचित किया हुआ डाटा यानी कि अस्थायी यानी कि वॉलेटाइल होता है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसों में संचित होने वाला आंकड़ा जो है आपका अस्थायी होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है। अतः उत्तर जो है आपका डी होगा। सेकेंडरी स्टोरेज आपका क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों आपका सेकेंडरी स्टोरेज जिससे एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज से इस अर्थ से आपका ये डिफरेंट होता है कि सीपीयू द्वारा इसे सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता बल्कि यह कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट चैनल के माध्यम से एक्सेस की जाती है। इसे लगातार बिजली यानी कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है तथा डिवाइस को बिजली ना मिलने पर भी इसका डाटा बना रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहियों के चारों ओर लिपटे प्लास्टिक और चुंबकीय रूप से पतला लेपित टुकड़ा है जो अनुक्रमित पहुंच यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस और अक्सर बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने हेतु उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मैग्नेटिक टेप का। दोस्तों ठीक है, मैग्नेटिक टेप जो है चुंबकीय रूप से पतला प्लास्टिक का एक लेपित टुकड़ा है जो डेटा को संग्रहित करने में सक्षम पहियों के चारों ओर लपेटा जाता है। अतः मतलब यह अन्य भंडारण माध्यमों की तुलना में कम खर्चीला है लेकिन बहुत धीमा भी है, स्लो भी चलता है, क्योंकि यह अनुक्रमिक पहुंच यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस का प्रयोग करता है और अक्सर बड़ी
यात्रा में डेटा का बैकअप लेने हेतु उपयोग किया जाता है इसका। निम्न में से कौन मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मेमोरी कार्ड जो है आपका ये मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है। तो फ्लॉपी डिस्क और चुंबकीय टेप और विंचेस्टर डिस्क जो है ये मैग्नेटिक स्टोरेज का उदाहरण, जबकि मेमोरी कार्ड जो है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ये एक बिट को स्टोर करने का न्यूनतम खर्च होता है, कितना होता है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मैग्नेटिक टेप का यहाँ पर खर्च होता है, ठीक है। कैच रजिस्टर और मैग्नेटिक टेप में से एक बिट को स्टोर करने के लिए न्यूनतम खर्च मैग्नेटिक टेप में आएगा, क्योंकि डेटा को प्राथमिक मेमोरी में स्टोर करने में द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करने की तुलना में अधिक खर्च आता है। चूंकि विकल्पों में कैश व रजिस्टर प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण, जबकि मैग्नेटिक टेप द्वितीयक मेमोरी है, अतः सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें लेजर होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सीडी ड्राइव में क्या होता है दोस्तों? लेजर होता है। दिए गए विकल्पों मतलब सीडी ड्राइव, रैम और हार्ड डिस्क ड्राइव में से सीडी ड्राइव में लेज़र का यूज होता है। चूंकि सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क एक बाह्य सहायक व द्वितीयक मेमोरी होती है, इसमें स्टोर डेटा को पढ़ने के लिए सीडी ड्राइव में लगे लेज़र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। सीडी रोम का संक्षिप्त नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है आपका। सीडी रोम डेटा को पढ़ने के लिए एक कम पावर वाली लेज़र बीम का यूज़ करती है। कंप्यूटरों में डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं इसको, डीवीडी का फुल फॉर्म है ये। या फिर इसके अलावा इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी है, जो कि एक प्रकार की अस्थायी भंडारण युक्ति है, जो कि द्वितीयक मेमोरी के डायरेक्ट एक्सेस के ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है ये। एक पेन ड्राइव क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है, एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक है ये, ठीक है। पेन ड्राइव अच्छे द्वितीयक भंडारण यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज एकक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसे आसानी से हर जगह लेकर जाया जा सकता है तथा इसकी स्मृति मेमोरीज भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है, ए में क्या दिया? केवल पहला कथन यहाँ गलत है। पहला कथन में क्या देख लेते हैं, सीडी आर एक पुनर्लेखन डिस्क है जो पहले से रिकॉर्ड किए डेटा को मिटाने और नए डेटा को इस पर लिखने की अनुमति देती है। तो ये वाला गलत है यहाँ पर। सीडी आरडब्ल्यू का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल है और यह एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका प्रयोग सूचनाओं को संग्रहित स्टोर करने हेतु किया जाता है। इसमें डेटा को मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। और सीडी में सूचनाओं को बार बार पढ़ा एवं लिखा जा सकता है, जबकि सीडी आर में डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है। केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सीडी आरडब्ल्यू डिस्क जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, को मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। तो व्याख्या देख ही चुके हैं पहले ही। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, डिस्क ड्राइव में डाली जाती है दोस्तों। कंप्यूटर में सीडी डीवीडी डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। इसके पश्चात कंप्यूटर इसे डिस्क ड्राइव की सहायता से रन कर उसे फेच है, ठीक है। निम्न में से कौन सी चुंबकीय डिस्क नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, डीवीडी जो है आपका चुंबकीय डिस्क नहीं है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डीवीडी एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो पढ़ने या लिखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के भीतर या उसके पास लेजर लाइट या विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क पर फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है ताकि सभी डेटा संलग्न हो जाएं। ऑप्शन नंबर डी सही है, डीफ्रैगमेंटेशन, जिसे आपका डीफ्रैगमेंट या फिर डीफ्रैगिंग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। डिस्क पर फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करने की यह प्रक्रिया जिसे एक डेटा को हार्ड ड्राइव पर संग्रहित किया जाता है ताकि संबंधित डेटा को निरंतर ऑर्डर में यानी कि पंक्तिवृत्त एक साथ वापस रखा जा सके। अगला क्वेश्चन, 3 सही 1/2 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? ये ऑप्शन नंबर डी सही है, स्टोरेज टाइप की डिवाइस है, ठीक है। यानी कि आपका फ्लॉपी ड्राइव एक प्रकार की संचित युक्त स्टोरेज डिवाइस है जो कि 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। नई स्टोरेज डिवाइसों यथा सीडी, पेन ड्राइव आदि आने से इसका प्रचलन कम हो गया है तथा अधिकांश आधुनिक मदरबोर्ड अब इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है।
अनु अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मैग्नेटिक टेप होता है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप एक आपका सीक्वेंशियल एसेस मीडिया है ये। अगला क्वेश्चन, ठोस स्थिति मेमोरी स्टिक का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं या विभिन्न क्षमता वाले आकार में उपलब्ध रहती है, इस यंत्र को पहचाना, ठीक है। इस यंत्र को पहचाने तो ऑप्शन नंबर सी सही, पेन ड्राइव होता है यंत्र, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट मेमोरी स्टिक का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं या एक सेमीकंडक्टर आधारित स्टोरेज डिवाइस है जो आमतौर पर डेटा सहेजने के लिए NAND फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है या विभिन्न क्षमता वाले आकार में उपलब्ध रहती है। पेन ड्राइव भी एक सॉलिड स्टोर मेमोरी स्टिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही, पेन ड्राइव को, ठीक है। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसे दोस्तों परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग बैकअप डाटा को बैकअप करने के लिए और स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, DVD, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि इसके एग्जाम्पल हैं। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्न कथनों में कौन सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही नहीं है, यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। तो फ्लॉपी मेमोरी कंप्यूटर व अन्य डिजिटल यानी कि डिजिटल बॉडीज़ में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की स्मृति है जो विद्युत ऊर्जा को ना रहने पर भी बनी रहती है, अर्थात नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा और डिजिटल उत्पादों यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट में प्रयुक्त स्मृति कार्ड आदि फ्लैश स्मृति मेमोरी के उदाहरण है। हार्ड ड्राइव की अपेक्षा फ्लैश स्मृति को बहुत ही कम विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर प्रति यूनिट स्टोरेज के संदर्भ में तुलना की जाए तो फ्लैश ड्राइव सामान्य हार्ड डिस्क से महंगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लॉपी जो है अब अप्रचलित है, प्रचलित नहीं रहा। फ्लॉपी डिस्क एक पतला, एक लचीला 3.5 इंच व्यास का चुंबकीय संग्रहण यानी कि मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम होता है। नए मेमोरी डिवाइस जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव के आविष्कार से इसका प्रयोग वर्तमान में क्या हो गया, घट गया या फिर अप्रचलित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, क्या विद्यमान होती है? ऑप्शन नंबर ए सही है, हार्ड डिस्क पर विद्यमान रहती है, यानी कि कंप्यूटर के मूल इनपुट में आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय टेप क्या? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी है आपका दोस्तों चुंबकीय टेप, जो कि विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के लिए भौतिक भंडारण मीडिया यानी कि फिजिकल स्टोरेज मीडिया का एक प्रकार होता है दोस्तों चुंबकीय टेप, ठीक है। मूल रूप से चुंबकीय टेप ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप फ्लॉपी की फाइलों को डिलीट करने की कोशिश करें तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, डी में है आपका, फाइलें डिलीट हो जाती हैं और फिर से स्टोरेज नहीं की जा सकती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों फ्लॉपी की फाइलों या फिर फोल्डरों को डिलीट करने पर वे डिलीट हो जाती हैं तथा उनके रिसाइकिल बिन में ना जाने के कारण उन्हें फिर से रिस्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाती हैं। कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही है, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की द्वितीयक स्मृति में प्रति बिट स्टोर की लागत कम होती है। यही कारण है कि सामान्यतः कंप्यूटर में प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेमोरी कम और सेकेंडरी मेमोरी की तुलना कंपैरिजन में काफ़ी अधिक रखी जाती है। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का संचय क्षमता क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर सही है, 1.44 MB होता है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान के समय में ये आपका समाप्त हो रहा है ये फ्लॉपी, इसलिए कहा जाता है कि शुरुआत में ये लचीले खोलों में रखी जाती थी, फ्लेक्सिबल खोलों में रखी जाती थी। सीडी और डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गर्त कहा जाता है, गर्त। सीडी और डीवीडी की दंतुरता यानी कि इंडेंटेशन को गर्त यानी कि पिट्स कहते हैं। एक सीडी और डीवीडी का धसा जो है आपका रिसीट क्षेत्र जहां डेटा को संग्रहित किया जाता है, पिट्स कहते हैं उसको। डीवीडी इसका एक उदाहरण है, किसका? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ठीक है, डीवीडी। देखिए डीवीडी जिसे आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में जाना जाता है, एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है और इसका विकास जो है प्रथम बार वर्ष 1995 में पहली बार सोनी द्वारा और इसके बाद पैनासोनिक और सैमसंग आदि कंपनियों के द्वारा भी किया गया।
अगला क्वेश्चन है, एक दोहरे घनत्व वाली 3.3 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1.44 MB। ठीक है, जबकि दोस्तों यह सृजित हुई थी आपका IBM द्वारा 1984 में। उस समय यह 720 KB की थी, जो बाद में 1.44 MB हो गई है। एक 3 से 1/2 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी से ये 1.4 MB जमा हो सकते हैं। ठीक है, 720 KB बोलते हैं या फिर 1.44 MB। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही, फ्लॉपी का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी का यूज दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम के डाटा और इंफॉर्मेशन की बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए फ्लॉपी का यूज किया जाता है। इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है, परमानेंट डेटा को। परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? ऑप्शन नंबर ई सही है, रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं दोस्तों फाइलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर निम्न में से किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है, आयरन ऑक्साइड की परत इसमें चढ़ी रहती है दोस्तों चुंबकीय डिस्क पर। फ्लॉपी डिस्क पर का डाटा जो है आपका किस नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रैक्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ट्रैक्स नामक रिंग पर रिकॉर्ड किया जाता है फ्लॉपी डिस्क पर। ठीक है, डाटा जो है ट्रैक्स फ्लॉपी डिस्क के केंद्र में कोसेंटेड रिंग्स के रूप में होते हैं। ठीक है, डिस्क जो है सूचनाओं को किस रूप में स्टोर करता है? ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है, ट्रैक्स और सेक्टर्स में। ठीक है, ट्रैक्स और सेक्टर्स के रूप में आपका डिस्क जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ट्रैक्स डिस्क का चुंबकीय चक्रीय पथ यानी कि मैग्नेटिक साइकिल पाथ होता है, जिसमें सूचना इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तथा सेक्टर्स ट्रैक्स के उपखंड यानी कि पार्ट होते हैं। ब्लू रे डिस्क क्या है? एक आपका डाटा संग्रहण प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, जिसमें आपका मानक DVD प्रारूप का स्थान लेने के लिए बनाया गया है आपका ब्लू रे डिस्क का नाम जो है आपका इसे पढ़ने में प्रयुक्त नीले बैंगनी लेजर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियत माप में के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रेम्स कहा जाता है इसको। ठीक है, नियत माप में ब्लॉकों को भौतिक यानी कि फिजिकल मेमोरी को भंग करने के लिए फ्रेम्स कहते हैं, भंग करने को फ्रेम्स कहते हैं, तथा नियत माप के ब्लॉकों में तार्किक स्मृति यानी कि लॉजिकल मेमोरी को भंग करने को पेज कहा जाता है। निम्न में से क्या कम से कम GB डाटा होल्ड कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में दोस्तों सामान्यतः 1 GB से अधिक डाटा होल्ड किया जा सकता है। आजकल तो 160 GB 320 GB और उससे भी अधिक डाटा होल्ड कर सकने वाली हार्ड डिस्कें उपलब्ध है। एक ड्राइव के अंदर कितने प्राथमिक विभाजन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 होते हैं, 1। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किसके ऊपर? डिस्क स्पेस के ऊपर निर्भर करता है। आधुनिक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड डिस्क तथा रैम स्मृति के मध्य जो है इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान जो होता है वर्चुअल स्मृति यानी कि वर्चुअल मेमोरी के माध्यम से बहुत तेजी से होता है। वर्चुअल स्मृति का आकार जो है आपका हार्ड डिस्क में वर्चुअल स्मृति है तो आवंटित यानी कि एलोकेट जगह पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में जाना जाता है किसको? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव को। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव को आपका इलेक्ट्रॉनिक यानी कि SSD को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जहां पर ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ करेक्ट होगा, जहां पर सेकेंडरी जो मेमोरी है उसको मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और दोस्तों इसका प्रयोग जो है आपका मुख्यतः प्राइमरी मेमोरी की क्षमता कम करने पर दूरस्थ स्थित सेकेंडरी मेमोरी अर्थात वर्चुअल मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में करने के लिए किया जाता है। इंडेक्स होल किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है दोस्तों इंडेक्स होल। देखिए फ्लॉपी डिस्क के सेंटर में जो है आपका सेंटर के निकट जो है आपका एक छोटा सा होल होता है। ठीक है, जिसे इंडेक्स होल कहते हैं। यह एक संदर्भ बिंदु है जहां से एक ट्रैक आरंभ होता है। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे ये BD के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। या परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर यहाँ पर सही है, केवल पहला और दूसरा, यानी कि देखा जाए तो ये पहला और दूसरा होगा। पढ़ लेते हैं क्या है। DVD नामक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि BD उच्च परिभाषा वीडियो
हार्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। ठीक है, देखिए ब्लू रे डिस्क जो है आपका नेक्स्ट जनरेशन की ऑप्टिकल डिस्क जो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करती है, जबकि पारंपरिक डीवीडी जो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करती है। यानी कि सिंगल लेयर वाली डीवीडी डिस्क ये अधिकतम 4.7 GB आंकड़ों डाटा का संग्रहण कर सकती है, जबकि एकल परत यानी सिंगल लेयर वाली जो बीडी डिस्क जो होती है लगभग 25 GB डाटा संग्रहित कर सकती है। आपका डबल लेयर वाली बीडी डिस्क 50 GB का डाटा स्टोर कर सकती है। बीडी तथा डीवीडी दोनों ही प्रकार की डिस्क की मोटाई 1.2 mm होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है, स्टोरेज क्षमता इसको कहा जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में किसी स्टोरेज मीडियम में संचित की जाने वाली आंकड़ों की अधिकतम मात्रा को उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कहा जाता है। इसे केबी यानी कि किलोबाइट, मेगाबाइट एमबी में, गीगाबाइट जीबी में, टेराबाइट टीबी आदि में आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही है, रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। और रूट डायरेक्टरी का कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है। कार्य प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है और इसका एक निश्चित नाम होता है। डॉस प्रचलन तंत्र में इसे, और साधारण भाषा में इसे रूट के नाम से भी जाना जाता है। फाइल को सामान्यतः हायरार्किकल डायरेक्टरी में भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्म डिस्क जो है आपका दोस्तों। वर्म क्या है? राइट वंस रीड मेनी डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही है दोस्तों, केबी, फिर उसके बाद एमबी और जीबी। ठीक है, वैसे देख लीजिए, बीट होता है, बाइट होता है, फिर केबी होता है, एमबी, जीबी और टीबी। ठीक, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एक्साबाइट। ठीक है, एक्साबाइट सबसे बड़ी मेमोरी इकाई होती है। यानी कि 1 केबी बराबर 1024 बाइट्स होता है, 1 एमबी बराबर 1024 केबी होता है, 1 जीबी बराबर 1024 जीबी होता है, और 1 टीबी बराबर 1024 जीबी होता है, 1 पीबी बराबर 1024 टीबी होता है, 1 एक्साबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये क्रम रहेगा आपका यहाँ। तो एक्साबाइट सबसे बड़ी मेमोरी इकाई होती है, एक्साबाइट। ठीक, कितने साइज के मेमोरी में आखिरी मेमोरी लोकेशन एफ होगा? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है, 64 के में। ठीक है, 64 के में होगा ऐसा। यदि मुख्य मेमोरी 20 एड्रेस लाइनों का उपयोग करती है और प्रत्येक ब्लॉक का आकार 2 बाइट्स है, तो इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सही है, 1 MB होगी स्टोरेज क्षमता, 1 MB होगी। ठीक है, 8 किलोबाइट कितने बाइट्स को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 8192 बाइट्स को दर्शाता है 8 किलोबाइट। ठीक है, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स होता है, तो 8 किलोबाइट बराबर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1024 को, तो 8192 बाइट्स हो गया। ठीक है, एक लगभग 10 लाख बाइट्स के बराबर होते हैं। 1 मेगाबाइट जो है आपका लगभग 10 लाख बाइट्स के बराबर। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। ठीक है, तो मेगाबाइट एक मात्रक होता है जिसे डिजिटल इंफॉर्मेशन संग्रह कहा जाता है। एक नीबल कितने बिंटों के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है, 4 बिंटों के बराबर होता है एक नीबल। ठीक है, 4 बिट्स को नीबल और 8 बिट्स को बाइट कहते हैं, अतः एक नीबल बराबर 4 बाइट्स। कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट स्मृति आकार मेमोरी साइज कितने किलो बाइट्स होती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा, 10,48,576 बाइट्स होते हैं। ठीक है, निम्न में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर सी सही है, टेराबाइट की संचय क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही, गीगाबाइट इसका अर्थ होता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यूनिट, तो बीट होती है, बीट। ठीक है, टेरा का अर्थ मतलब क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 के पावर 40। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में किन 2 अंकों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 0 और 1 का उपयोग किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ एड्रेस कहा जाता है। एड्रेस क्या कहते हैं? मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। बाइट्स 0 और के बीच में किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 225 के बीच, 0 और 225 के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मेगा हर्ट्ज में। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है और मेगाबाइट या बिट में कंप्यूटर की स्टोरेज मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 GB की कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है, 1024 मेगाबाइट के। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है, 10 टू द पावर 9 बाइट्स होते हैं, ठीक है। 1 बाइट बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 8 बिट से 1 बाइट बनता है दोस्तों। 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिट्स के द्वारा कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है दोस्तों। मेमोरी मैप में किए गए I/O आपका है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। I/O डिवाइस और मेमोरी एक ही पते को साझा करते हैं, ठीक है। यानी कि I/O इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी एक ही पते को साझा करते हैं। मेमोरी मैप की गई फाइल डेटा को सीधे प्रक्रिया पता स्थान में शामिल करके फाइलों तक पहुंचाने की प्रक्रिया के लिए तंत्र प्रदान करती है। जब एक से अधिक प्रक्रियाएं एक ही फाइल को मैप करती है तो इसकी सामग्री उनके बीच साझा की जाती है। एक कम ओवरहेड तंत्र प्रदान करती है जिसके द्वारा प्रक्रियाएं सिंक्रोनाइज्ड और संचार करती हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में कार्य करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, टर्मिनल की आवश्यकता होती है। टर्मिनल एक डिवाइस होता है दोस्तों जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। यह एक प्रकार का विद्युत यांत्रिक हार्डवेयर है, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर होता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया को भी कहते हैं जिसका प्रयोग उन निर्देशों और आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचित करने के लिए किया जाता है। संभवतः प्रोसेसर जिनका प्राय प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है, कैश का, ठीक है, कैश। ये कैश भी इसको कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया को कैश भी कहते हैं जिसका प्रयोग इंस्ट्रक्शन और डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिनका संभवतः प्रोसेसर प्राय प्रयोग करेगा। सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग करने के लिए वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है, सर्च प्रोटेक्टर कहा जाता है उसे। और दोस्तों सर्च प्रोटेक्टर के द्वारा वोल्टेज के अनापेक्षित आकस्मिक उतार चढ़ाव से सिस्टम के हार्डवेयर को सेव किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यूपीएस। यूपीएस जो है कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है, जबकि सीपीयू, माउस तथा मॉनिटर कंप्यूटर के इंटीग्रल अभिन्न हिस्से हैं, ठीक है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये आपका यूपीएस का विस्तृत फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यह एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को आवश्यक विद्युत आपूर्ति यानी कि पावर सप्लाई बनाए रखता है, ताकि अचानक से आपका इलेक्ट्रिक जो विद्युत कटौती होने पर सही तरीके से कंप्यूटर को शट डाउन किया जा सके। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सीपीयू जो है आपका सिस्टम यूनिट का भाग है ये। और दोस्तों सीपीयू कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट का भाग है, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइसें हैं ये, ठीक है। डिवाइस सीडी रोम और फ्लॉपी डिस्क सहायक मेमोरी है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सीपीयू चिप में होते हैं ये काम, ठीक है। निम्न में से कौन यूएसबी की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है ये दोस्तों, यूएसबी ये स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है। यूएसबी आपका यूनिवर्सल सीरियल बस का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग जो आपका पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ दोस्तों ई नंबर सही है, सर्किट बोर्ड कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है?
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर से, ये मदरबोर्ड इसको कहते हैं। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है, मेन सिस्टम बोर्ड। यह एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर सीपीयू और स्मृति जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। मदरबोर्ड क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है आपका, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड उसको कहा जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक पेरिफेरल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई सही है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड नहीं है। जबकि दोस्तों कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर जो है आपका, ये पेरिफेरल उपकरण के उदाहरण हैं, जबकि मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य परिपथ, मेन सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है, सिस्टम बस रहता है इसमें, ठीक है। सीपीयू एक मेमोरी आदि को दूसरे भागों पार्ट से जोड़ने का कार्य सिस्टम बस द्वारा किया जाता है मदरबोर्ड पर सीपीयू को, ठीक है। इसे फ्रंट साइड बस या फिर इंटरनल बस या फिर मेमोरी बस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड को निम्न नामों से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही, ए और बी दोनों, यानी कि मुख्य बोर्ड और प्रणाली बोर्ड। मदरबोर्ड को मुख्य बोर्ड और प्रणाली बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड यानी कि लॉजिक बोर्ड, प्रणाली बोर्ड आदि नाम से भी जाना जाता है। मदरबोर्ड का मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी घटकों को विद्युतीय आपूर्ति से जोड़ना होता है, ठीक है। सिस्टम यूनिट दोस्तों क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है। यहाँ पर कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं, ठीक है। सिस्टम यूनिट आपका पर्सनल कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें एक प्रकार का कंटेनर बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अवयव रखे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में चेसिस, माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य स्मृति, रैम यानी कि रैम, बस पोर्ट इत्यादि शामिल होते हैं। यह वह बॉक्स है जिसे कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोर्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सिस्टम यूनिट ऐसा बॉक्स होता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोर्ट होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें कंप्यूटर को प्रचलित ऑपरेट करने संबंधी सभी महत्वपूर्ण हार्डवेयर और मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम इत्यादि आते हैं, ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो सिस्टम बोर्ड। ऑप्शन नंबर ई सही है, सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड का दूसरा नाम है। इसके अलावा दोस्तों मदरबोर्ड को और कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे मेन बोर्ड, मोबो, सिस्टम बोर्ड इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली में संघटकों एवं कैपेबिलिटीज को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देती है? तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है, एक्सपेंशन स्टॉल्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन स्लॉट्स जो होता है किसी कंप्यूटर प्रणाली में संगठनों और समर्थताओं को जोड़ने में यूजर्स को अनुमति देते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, स्विच्ड मोड बिजली की आपूर्ति इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो दोस्तों यह एसएमपीएस उन शक्ति परिवर्तकों यानी कि पावर कन्वर्टर्स को कहते हैं जिसमें पावर कन्वर्जन के लिए किसी स्विच जैसे आईजीबीटी को उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी पर चालू बंद यानी कि ऑन ऑफ किया जाता है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, क्या इंसर्ट किया जाए? ऑप्शन नंबर ए सही, स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन कार्ड में। कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, पंखा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है इंटरनल टेम्परेचर को कंप्यूटर के, ठीक है। इसमें सिस्टम में लगे कूलिंग फैन व हीट सिंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मॉडेम द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर से ये मदरबोर्ड कहते हैं दोस्तों। मदरबोर्ड लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा आपका सर्किट बोर्ड होता है जिसमें मेन बोर्ड या फिर सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड का मुख्य भाग इसका चिपसेट होता है। चिप की सहायता से ही मदरबोर्ड की क्षमता, कैपेसिटी और स्पेशलिटी के बारे में कल्पना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वो निम्नलिखित में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से ये प्रणाली यूनिट में वो स्थित होते हैं दोस्तों, ठीक है, सिस्टम यूनिट में, यानी कि वो प्रणाली यूनिट या फिर प्रणाली यूनिट जिसे आपका टावर या फिर चेसिस के रूप में भी जाना जाता है इसको, या डेस्कटॉप कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा होता है। इसे मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम और अन्य घटक शामिल होते हैं। ये सभी कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं सिस्टम यूनिट में निहित होते हैं। अतः विकल्प क्या है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की घड़ी की गति का मापक क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, ठीक है। ये कंप्यूटर की घड़ी और गति का मापक मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी नंबर सही है। सी में क्या है? एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को
सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्याख्या इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें क्रिस्टल का एक वाइब्रेशन एक क्लॉक टिक के रूप में गिना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, पोर्ट कहा जाता है। पोर्ट कहा जाता है। किसी कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर या फिर परिधीय उपकरणों के बीच एक आपका इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर के अन्य हिस्से जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और अन्य उपकरण डिवाइस पोर्ट के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। ये पोर्ट सामान्यतः कंप्यूटर मदरबोर्ड में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SMPS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो दोस्तों स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है आपका SMPS। उस शक्ति प्रवर्तकों को कहते हैं जिसमें पावर कन्वर्जन के लिए किसी स्विच को यानी कि स्विच को हाई फ्रीक्वेंसी पर चालू और बंद यानी कि ऑन और ऑफ किया जाता है। मल्टीमीडिया में MUD का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है, ये मल्टी यूजर डायमेंशन। तो MUD को मानक टेलनेट क्लाइंट या फिर विशेष MUD क्लाइंट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है जिन्हें यूज़र के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर का घटक यानी कि भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बेसिक यूनिट जो है आपका ये कंप्यूटर का भाग नहीं है। आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली में निम्न मुख्य हार्डवेयर घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर ये पहला इसमें इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा है प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, जबकि बेसिक यूनिट कंप्यूटर का घटक नहीं है, अतः सही उत्तर विकल्प डी होगा। ठीक है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, BIOS करता है। ठीक है, BIOS करता है। BIOS का आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। वीडियो कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है, डिस्प्ले कार्ड के नाम से जाना जाता है वीडियो कार्ड को। डिस्प्ले कार्ड, ग्राफिक कार्ड भी ऑप्शन में रहे या फिर डिस्प्ले एडाप्टर कार्ड और वीडियो एडाप्टर भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक विस्तार कार्ड यानी कि एक्सपेंशन कार्ड है जिसका मुख्य कार्य डिस्प्ले डिवाइस पर आउट इमेज को फीड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्टोर से किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ई सही है, फाइंड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में संचित स्टोर किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए फाइंड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा चित्र जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम या शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है, आइकॉन कहा जाता है। आइकॉन, एक छोटा सा चित्र जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम या शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंट करता है उसको आइकॉन कहा जाता है। GUI शब्द का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक प्रकार का उपयोक्ता यानी कि यूज़र इंटरफेस होता है जिसके द्वारा लोग कंप्यूटर कीबोर्ड के अलावा अन्य प्रकार से संपर्क यानी कि कम्युनिकेट करने में सक्षम हो सकें। वीडियो डाउनलोड करते समय प्रदर्शित होने वाली छवि को निर्दिष्ट करने के लिए टैग में निम्न में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है, पोस्टर का यूज़ किया जाता है। पोस्टर का, ठीक है, पोस्टर विशेषता वीडियो डाउनलोड करते समय प्रदर्शित होने वाली छवि को निर्दिष्ट करने हेतु वीडियो टैग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, मल्टीमीडिया में GIF का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और GIF क्या होता है दोस्तों? यह एक बिट मैप इमेज होता है जिसका फाइल एक्सटेंशन GIF है। ठीक है, स्मॉल में यह .gif है। ठीक है, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित इमेजों और एनिमेशन के लिए व्यापक रूप से यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए सही है, MIPS कहा जाता है उसको दोस्तों। MIPS कंप्यूटर सिस्टम, देखिए MIPS कंप्यूटर की संपादन क्षमता मापने की एक इकाई है। इसका निर्माण MIPS कंप्यूटर सिस्टम ने किया था। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है आपका? मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। ठीक है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है, एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, CPU कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करता है। CPU की संपूर्ण कार्यप्रणाली को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है आपका? फेच है, डिकोड है, एग्जीक्यूट होता है और होता है राइट बैक या फिर स्टोर भी इसे बोला जाता है, स्टोर मेमोरी भी बोला जाता है। इससे सूचनाओं एवं निर्देशों कमांड्स को
प्राप्त करना फेचिंग कहलाता है। सूचनाओं को उन आदेशों में परिवर्तित किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर समझ सके तथा यह प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। आदेशों को क्रियान्वित यानी इंप्लीमेंट करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस, तीनों यहाँ पर विकल्प आपका सही है। मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है आपका प्रचालन यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, डिस्क ड्राइव। ठीक है, कंप्यूटर में सूचना इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कई प्रकार के स्टोरेज माध्यम का प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड इनपुट और मॉनिटर एवं प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, जबकि डिस्क ड्राइव में कंप्यूटर की सूचना इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। यूएसबी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यह एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस है जो कंप्यूटर को पेरिफेरल एवं अन्य उपकरणों डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाता है। टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, पॉइंट ऑफ सेल पीओएस, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पूर्व में चलने वाले कैश रजिस्टर के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले यंत्र डिवाइसेस हैं। यह प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री व विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों सिस्टम से जुड़े होते हैं। पीओएस टर्मिनल का प्रयोग मुख्य रूप से रेस्टोरेंट, मनोरंजन गृह, संग्रहालय आदि विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फाइल फोल्डर्स रखते हैं कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए सही है, माई कंप्यूटर में हम क्या फाइल फोल्डर्स रखते हैं, फाइल्स फोल्डर्स रखते हैं। ठीक है, हम फाइल फोल्डर को डिफॉल्ट रूप में माई कंप्यूटर में रखते हैं, जबकि उपयोगकर्ता अपने कार्य के अनुसार इसे नए फोल्डर में भी रख सकते हैं। कंप्यूटिंग प्रोसेस से जुड़े लोगों से संदर्भित निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ह्यूमन वेयर। ठीक है, ह्यूमन वेयर, ये ह्यूमन वेयर जो कंप्यूटर प्रणाली को प्रोग्राम, डिजाइन और संचालित करने वाले व्यक्तियों यथा सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पोकन वर्ड डिजिटल ऑडियो फाइलों की एक प्रासंगिक एपिसोडिक श्रृंखला है जिसे उपयोगकर्ता आसानी से सुनने के लिए व्यक्तिगत डिवाइस पर डाउनलोड कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही है, पॉडकास्ट को। ठीक है, पॉडकास्ट जो है आपका स्पोकन वर्ड डिजिटल ऑडियो फाइलों की एक प्रासंगिक श्रृंखला है जिसे उपयोगकर्ता आसानी से सुनने के लिए पर्सनल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डेटा करने देते हैं। क्या करने देते हैं? ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है, स्टोर करने देते हैं। ठीक है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ए नंबर यहां पर सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? ए में दिया है पहले पेंटियम 3 द्वारा की जाने वाली प्रोसेसिंग को पेंटियम 4 चिप हैंडल कर सकती है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का तात्पर्य यह है कि नया आने वाला सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पुराने वाले सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के कार्य संसाधित कर सके। अतः इस संदर्भ में समुचित उत्तर विकल्प ए होगा। अतः पहले पेंटियम 3 द्वारा की जाने वाली प्रोसेसिंग को पेंटियम 4 चिप हैंडल कर सकती है। उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करती है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर से ये नियंत्रण कक्ष जो होता है, नियंत्रण कक्ष यानी कि कंट्रोल रूम जो है उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग प्रक्रियाओं को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है ताकि वे सन्निहित हो और सभी मुक्त मेमोरी एक ब्लॉक में हो? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही है, कॉम्पैक्शन का। देखिए, कॉम्पैक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रक्रियाओं के लिए कुछ स्थान उपलब्ध कराने के लिए बड़ी मेमोरी चक्र में खाली स्थान एकत्रित किए जाते हैं। बैकअप क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही है। बी में दिया है मूल स्रोत से एक अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए दोस्तों। मूल स्रोत मेन सोर्स से एक अलग स्थान और डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा को सुरक्षित बैकअप कहलाता है। सुरक्षित करना क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। यह किसी प्रोग्राम, डेटा, फाइल, डिस्क आदि को सुरक्षित करने की दृष्टि से बनाई गई कॉपी होती है ये।
दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।